तो लास्ट लेक्चर में हमने कपल्ड ऑसिलेटर्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, जो कि हमारे पास गिवन यहाँ पे दी हुई है डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस ओमेगा वन स्केयर एक्स और डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस ओमेगा टू स्केयर वाई। तो ये दोनों ही जो हमारे पास इक्वेशंस है ये कपल्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों ही हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरह से दोनों इक्वेशन हमारे पास है। तो इसको हम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस ओमेगा वन स्केयर एक्स इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसकी भी राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो राइट साइड में हमारे पास इक्वल टू जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा वन और ओमेगा टू हमारे पास जो है फ्रिक्वेंसीज़ है। तो ओमेगा वन है जो हमारे पास एक्स मोड की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा टू है जो वाई मोड है हमारे पास उस मोड की डिफरेंशियल इक्वेशन की फ्रिक्वेंसी। तो ये ओमेगा वन और ओमेगा टू हमारे पास जो है फ्रिक्वेंसीज़ हैं। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द कपल्ड सिस्टम बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल मोड्स एंड नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज़ की। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर एंड हैंस डिफाइन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल मोड्स एंड फ्रिक्वेंसीज ऑफ नॉर्मल मोड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है इनको हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, बोलते हैं ये हमारे पास वो पैरामीटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ विच हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ ए कपल्ड सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो जो कपल्ड ऑसिलेटर है हमारे पास उनकी जो ऑसिलेशन है उनको हम इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। और जिस तरह से हमारे पास ऑसिलेटर ऑसिलेट होते हैं उनको हम मोड बोलते हैं। द मैनर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर इज टर्म्ड एज द मोड। तो जिस वे में ऑसिलेटर ऑसिलेट होते हैं या जिस मैनर में ऑसिलेटर्स हमारे पास जो ऑसिलेट होते हैं उसको हम यहाँ पे मोड बोल देते हैं। और हमारे पास हार्मोनिक मोड और नॉन हार्मोनिक मोड हमारे पास ऑसिलेटर्स के होते हैं। तो हार्मोनिक मोड्स हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर गिवन बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारे पास जो पीछे हमने देखी ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे पास जो हार्मोनिक मोड ऑफ ए कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम हमारे पास होते हैं इनको हम नॉर्मल मोड्स भी बोलते हैं। ईच हार्मोनिक मोड इज डिस्क्राइब्ड बाय वन नॉर्मल कोऑर्डिनेट। तो जो हमने एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो नॉर्मल कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा, तो ये दोनों नॉर्मल कोऑर्डिनेट जो है हार्मोनिक मोड को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हार्मोनिक मोड की ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर होता है उसमें दो पेंडुलम हमारे पास होते हैं, तो इसलिए वहाँ इसके हमारे पास जो है दो नॉर्मल मोड्स हमारे पास होते हैं। और ये दोनों नॉर्मल मोड्स जो है इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम दो नॉर्मल कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की हेल्प लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एक्स वी डिस्क्राइब एक्स नॉर्मल मोड एंड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट वाई वी डिस्क्राइब द नॉर्मल मोड वाई। और हर एक नॉर्मल मोड की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है, उस फ्रिक्वेंसी को हम जो है नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास ओमेगा वन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स नॉर्मल कोऑर्डिनेट की है, तो इसलिए हम इसको
एक्स नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं, और ये हमारे पास वाई नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है। और यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू हमारे पास आती है √g/L एंड ओमेगा 2 की वैल्यू आती है √g/L + 2s/m। तो ये हमने पीछे इससे पहले ये चीज़ अज्यूम की थी कि ओमेगा 1 हमारे पास √g/L है, या ओमेगा 1 स्क्वायर हमारे पास √g/L है। ओमेगा 1 का स्क्वायर g/L है और ओमेगा 2 का स्क्वायर हमारे पास g/L + 2s/m है। तो इसलिए ओमेगा 1 हम लेते हैं √g/L, ओमेगा 2 हम लेते हैं √g/L + 2s/m। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ये वैसी ही फ्रिक्वेंसी है जैसे हमारे पास नेचुरल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एक्स नॉर्मल मोड है हमारे पास, उस एक्स नॉर्मल मोड की जो नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑसिलेटर हमारे पास होती है। लेकिन जो हमारे पास ओमेगा 2 होता है, उसमें हमारे पास 2s/m सेकेंड टर्म भी यहाँ पे राइज होती है, जो कि स्टिफनेस कांस्टेंट की वजह से हमारे पास राइज होती है। तो इसलिए जो वाई नॉर्मल मोड हमारे पास होता है, या वाई नॉर्मल मोड की हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से 2s/m जो है ज़्यादा हमारे पास होती है। तो इसलिए जो हमारे पास एक्स नॉर्मल मोड है, उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होती है, और जो वाई मोड है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर + 2s/m हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे √g/L + 2s/m है। तो लेकिन g/L हमारे पास क्या होता है, ओमेगा 1 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 ओमेगा नॉट के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी जगह हम ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं + 2s/m। तो ये हमारे पास जो वाई मोड की जो करेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी है, वो हमारे पास ओमेगा 2 होती है, और एक्स मोड की जो नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी है या करेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी है, वो हमारे पास ओमेगा 1 हमारे पास होती है। फिर हम बात करते हैं इन फेज़ एंड आउट ऑफ फेज़ मोड की। तो बोलता है कि जो हमारे पास कपल सिस्टम होता है दो पेंडुलम का, जिनको कि हम दोनों को स्प्रिंग के थ्रू जोड़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हमारे पास एक ही मोड एग्जीक्यूट करते हैं। या तो ऑसिलेटर जो है एक्स मोड के साथ ऑसिलेट होता है, या वो वाई मोड के साथ हमारे पास जो है ऑसिलेट होता है। तो एक टाइम पे एक ही मोड या एक ही तरीके से हमारा ऑसिलेटर जो है ऑसिलेट हो सकता है। कोई भी ऑसिलेटर है, अगर हमारे पास दो कपल्ड ऑसिलेटर हैं, तो एक टाइम पे वो एक ही तरीके से हमारे पास ऑसिलेट हो सकते हैं। अगर वो एक तरीके से ऑसिलेट होते हैं तो दूसरा तरीका अब्सेंट होता है, मतलब ज़ीरो होता है। अगर दूसरे तरीके से ऑसिलेट होता है तो पहला तरीका हमारे पास ज़ीरो होता है। तो अगर हम बोलें कि कपल्ड ऑसिलेटर के केस में अगर जो हमारे पास ऑसिलेटर है वो एक्स मोड के साथ हमारे पास ऑसिलेट होता है, तो वाई मोड हमारे पास जो एब्सेंट होगा। तो वाई मोड एब्सेंट का मतलब वाई इज़ ज़ीरो। तो कैपिटल वाई अगर ज़ीरो होगा, तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल वाई होता है वो एक्स माइनस वाई होता है। तो कैपिटल वाई अगर ज़ीरो होगा तो एक्स माइनस वाई भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स विल बी इक्वल टू वाई। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स और वाई कपल्ड ऑसिलेटर में, वो दोनों की ही हमारे पास यहाँ पे इक्वल हमारे पास होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि अगर ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम जाता है तो एक्स होगा, और यहाँ से ये पेंडुलम यहाँ को जाता है तो वाई होगा। तो एक्स विल बी इक्वल टू वाई। In other word, when the displacement of the pendulum P1 is positive, that of the P2 is also positive. तो इनके साइन से भी हमें पता चलता है कि जो एक्स मोड है, एक्स मोड में दोनों ही पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट होती है बराबर होती है, और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही होती है, क्योंकि दोनों ही प्लस और प्लस साइन के साथ हमारे पास हैं।
तो प्लस और प्लस साइन से हम डायरेक्शन देख सकते हैं। तो इसलिए दोनों पेंडुलम एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जो है मूव होते हैं और दोनों की एक ही मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 5 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 5 ही होगी। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भी इक्वल होगी और दोनों की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो भी हमारे पास सेम होगी और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो भी इक्वल हमारे पास होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर दोनों एक ही टाइम पे अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो किसी दूसरे टाइम पर दोनों ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास यहाँ पे सेम होती है। तो इसलिए हम इस मोड को इन फेज़ मोड बोलते हैं, क्योंकि सेम फेज़ के साथ दोनों ऑसिलेटर हमारे पास जो है ऑसिलेट होते हैं। तो एक्स मोड जो होता है, एक्स मोड को हम इन फेज़ मोड बोलते हैं। तो एक्स मोड के केस में वाई मोड 0 होता है, तो एक्स विल बी इक्वल टू वाई। तो इसलिए दोनों ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट भी सेम होती है और दोनों की डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन भी हमारे पास जो है सेम होती है। इसलिए एक्स मोड को हम इन फेज़ मोड भी यहाँ पे बोल देते हैं। तो एक्स मोड का मतलब है कि वाई मोड 0 है। तो वाई मोड 0 से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्स इक्वल टू वाई। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एक्स मोड के केस में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों ही ऑसिलेटर की सेम होती है और दोनों ही ऑसिलेटर इन फेज़ मोड में ऑसिलेट करते हैं। तो इन फेज़ मोड को हम सिमेट्रिक मोड भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास ऑसिलेटर, जैसा मैंने बताया कि एक टाइम में ऑसिलेटर एक ही मोड के साथ ऑसिलेट होता है, तो पहले हमने बोला था कि अगर एक्स मोड के साथ ऑसिलेट हो रहा है तो वाई मोड 0 होगा। लेकिन अब हम बोलते हैं कि अगर वाई मोड के साथ ऑसिलेट हो रहा है तो एक्स मोड हमारे पास 0 होगा। तो एक्स मोड 0 होने का मतलब है कि जो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास होती थी वो होती थी एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई अगर 0 होगा तो एक्स हमारे पास जो माइनस वाई होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर ऑसिलेटर वाई मोड में जो है ऑसिलेट कर रहा है तो उस केस में दोनों की डिस्प्लेसमेंट होगी बराबर, एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द ऑसिलेटर विल बी सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसके साथ में नेगेटिव है। तो एक ऑसिलेटर अगर राइट को जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट को जाएगा, जो कि हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जब ऑसिलेटर वाई मोड के साथ ऑसिलेट होता है तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन दोनों की हमारे पास जो अपोजिट होगी, जो कि हमें मैथमेटिकली यहाँ से पता चलती है। जिससे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर P1 की पॉजिटिव है तो P2 की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही बराबर हमारे पास होगी। और जीरो डिस्प्लेसमेंट में जो पेंडुलम है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दोनों डायरेक्शन की जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब कि वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास जो है मूव करते हैं। तो इसलिए वाई मोड को हम आउट ऑफ फेज मोड भी बोलते हैं कि एक राइट को जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट को जा रहा है। तो इसलिए इस मोड को हम कैपिटल वाई मोड को हम आउट ऑफ फेज मोड भी यहाँ पे बोलते हैं, या इसको हम एंटी सिमेट्रिक मोड भी यहाँ पे बोलते हैं। तो अब इन डायग्राम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P1 आगे की तरफ जा रहा है, P2 भी आगे की तरफ जा रहा है। तो P1 x से आगे गया, P2 y से आगे गया। तो अगर x और y दोनों हमारे पास जो बराबर हैं, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम इन फेज मोड यहाँ पे बोलेंगे, जो डायग्राम A है। तो डायग्राम A यहाँ पे इन फेज मोड को शो कर रही है, क्योंकि दोनों ऑसिलेटर की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास सेम है। लेकिन अगर हम B और C डायग्राम को देखते हैं तो B और C डायग्राम दोनों ही आउट ऑफ फेज मोड की डायग्राम्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पेंडुलम P1 है वो लेफ़्ट को जा रहा है और पेंडुलम P2 हमारे पास जो राइट को जा रहा है। तो पेंडुलम P1 की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये लेफ़्ट को जा रहा है, माइनस साइन लगाया हमने लेफ़्ट डायरेक्शन में।
और जो P2 है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें कि हमने पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाया हुआ है, तो y इक्वल टू ए। तो एक दूसरे के अपोजिट दोनों ऑसिलेटर मूव कर रहे हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए हम इसको आउट ऑफ फेज मोड बोलते हैं। और इसी तरह से ये भी हमारे पास आउट ऑफ फेज मोड है, जिसमें कि दोनों पेंडुलम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक पेंडुलम अंदर की तरफ राइट की तरफ जा रहा है और जो दूसरा जो है अंदर की तरफ लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे स्प्रिंग हमारे पास जो कंप्रेस हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि x तो हमारे पास राइट की तरफ जा रहा है, x इक्वल टू पॉजिटिव ए, लेकिन जो P2 पेंडुलम है वो लेफ्ट की तरफ हमारा वापस आ रहा है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमने नेगेटिव ली है, y इक्वल टू माइनस ए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में हमारे पास सेम है। तो B और C केस दोनों ही आउट ऑफ फेज मोड के हमारे पास जो है एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोड। तो जो हमारे पास मोड्स होते हैं उनकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन हम स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो बोलता है इन दोनों की जो रेशो होती है स्मॉल x बटा स्मॉल y, वो हमें शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोड के बारे में बताती है। तो बोलता है रेशो ऑफ द x एंड y ऑफ द टू मासेस इज कॉल्ड शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोड। तो अगर हम इन फेज मोड की बात करें तो इन फेज मोड के पता है हमें x इक्वल टू वाई हमारे पास होता है। तो इस y को अगर हम x के बटे में ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, x बटा वाई इक्वल टू 1। तो x बटा वाई इक्वल टू +1 हम उसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इन फेज मोड के शेप हम कैसे निकाल सकते हैं, x बटा वाई से, जो कि +1 हमारे पास होती है। और आउट ऑफ फेज मोड की जो हमारे पास शेप या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम आउट ऑफ फेज मोड से निकाल सकते हैं। आउट ऑफ फेज मोड की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू माइनस वाई। तो y हम बटे में ले आएंगे तो x बटा वाई इक्वल टू -1 हमारे पास आएगी। तो इसलिए शेप ऑफ द आउट ऑफ फेज मोड हम जो है हमारे पास क्या होगी, -1, क्योंकि रेशो ऑफ x एंड y इज नोन एज द शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो x बटा वाई इस केस में निकालेंगे वो -1 आएगा। तो इसलिए आउट ऑफ फेज मोड की शेप -1 आएगी और शेप ऑफ इन फेज मोड की शेप जो है हमारे पास जो है +1 यहाँ पे आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर नॉर्मल मोड्स। फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स आई थी, उन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो है सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। तो हमने देखा हुआ है कि जब हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली तो हमने उसका सॉल्यूशन भी निकाला। डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसका भी सॉल्यूशन निकाला। फिर फोर्स्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसका सॉल्यूशन भी निकाला। तो अब हम कपल्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कपल्ड ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो अभी हमने पढ़ा कि d2x/dt² प्लस ω1² x इक्वल टू 0, d2y/dt² प्लस ω2x² y इक्वल टू 0 हमारे पास होती है, जहाँ पे ω1 की वैल्यू हमारे पास √g/L होती है, जो कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की, और ω2 की वैल्यू हमारे पास g/L 2s/m का √ हमारे पास होती है। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है। तो पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये इन फेज मोड की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और दूसरी जो होती है आउट ऑफ फेज मोड की हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इनका हम सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। तो बोलता है कि अगर हम एक्स मोड यहाँ पे लेते हैं तो एक्स मोड के केस में वाई मोड एब्सेंट होता है, अभी हमने पढ़ा। तो वाई 0 होता है, तो एक्स इक्वल टू वाई हमारे पास होता है। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास दोनों ही ऑसिलेटर की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास बराबर होगी, और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। एम्पलीट्यूड को हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दोनों की ही वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास सेम होती है, जिसको कि हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एक्स का एम्पलीट्यूड और वाई का एम्पलीट्यूड दोनों ही हमारे पास बराबर होंगे, और दोनों
इन फेज़ मोड में ऑसिलेट कर रहे हैं तो दोनों की फ्रिक्वेंसी भी बराबर होगी और दोनों का इनिशियल फेज़ भी हमारे पास बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहली डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे x, दूसरी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम y। और हमने क्या बोला कि दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का ही सेम होगा, तो इसलिए x का एम्पलीट्यूड भी a1, y का एम्पलीट्यूड भी a1 और दोनों की फ्रिक्वेंसी ω1 ω1 और दोनों का इनिशियल फेज़ φ1 और φ1। तो इस तरह से ये हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये हमने इसी इक्वेशन से ही इस चीज़ को निकाला कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा, जिसको कि हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी भी बराबर होगी और दोनों का इनिशियल फेज़ भी हमारे पास बराबर होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हमने निकालनी है एक्स मोड की, तो हमें पता है जो कैपिटल एक्स होता है वो एक्स प्लस वाई होता है। तो इसलिए कैपिटल एक्स प्लस वाई हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 2a1 कॉस ऑफ ω1t माइनस φ1 हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स अगर हम देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कैपिटल एक्स ही होगा। तो इसलिए कैपिटल एक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि इन फेज़ मोड की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास ये होगा x इक्वल टू 2a1 कॉस ऑफ ω1t माइनस φ1 या x इक्वल टू x0 कॉस ऑफ ω1t माइनस φ1। तो ये 2a1 जो है इसको हम x0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन फेज़ मोड का जो एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा वो हमारे पास 2a1 यहाँ पे आएगा, जो कि कैपिटल एक्स है हमारे पास, जिसको हम इन फेज़ मोड की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ पे मानते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास आउट ऑफ फेज़ मोड है, तो आउट ऑफ फेज़ मोड की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि आउट ऑफ फेज़ मोड के केस में जो वाई मोड होता है उसको हम आउट ऑफ फेज़ मोड बोलते हैं। तो वाई मोड अगर है हमारे पास तो एक्स मोड 0 होगा, तो एक्स मोड 0 होगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो हम क्या बोलेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी, लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट होगी बराबर, सिर्फ डायरेक्शन में उनकी फ़र्क होगा। तो इसलिए हम एक्स और वाई यहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगी, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा, तो a2 यहाँ पे आएगा और दोनों का इनिशियल फेज़ भी हमारे पास बराबर होगा और दोनों की फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास बराबर होगी। तो इसलिए यहाँ पे ω2 φ2, लेकिन फ़र्क दोनों में क्या रहेगा, पहली की डिस्प्लेसमेंट और दूसरी की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, मतलब एक दूसरे में नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लेंगे। तो इसलिए जो टोटल y है वो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस वाई, क्योंकि कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है x प्लस वाई और कैपिटल y की वैल्यू होती है x माइनस वाई। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास a2 माइनस a2, तो ये 2a2 हमारे पास बनेगा और आगे दोनों सेम है कॉस ऑफ ω2 माइनस φ2। तो इसलिए y हमारे पास क्या बना, 2a2 कॉस ऑफ ω2t माइनस φ2, तो y विल इक्वल टू y0 कॉस ऑफ ω2t माइनस ω2। तो ये हमारे पास जो है ये आउट ऑफ फेज़ मोड का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। जो आउट ऑफ फेज़ मोड की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली है जो कि y में है, तो इसका सॉल्यूशन y होगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास जो y है। तो इस तरह से हम इन फेज़ मोड और आउट ऑफ फेज़ मोड के सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हमने बात की। तो इन फेज़ मोड का सॉल्यूशन x इक्वल टू x0 कॉस ऑफ ω1t माइनस φ1 होता है और आउट ऑफ फेज़ मोड का सॉल्यूशन y इक्वल टू y0 कॉस ऑफ ω2t माइनस φ2 हमारे पास होता है।